कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का अगला भाग है। रमाकांत राव के उपहार। जब शिरीन को अपने दुर्व्यवहार का एहसास हुआ तो वो दंग रह गई। उसने जल्दी से अपना माथा पकड़ लिया और थोड़ा झुकी और कहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। श्याम सिंह ने जल्दी से कहा, बिटिया तुम शायद नशे में हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। श्याम सिंह शिरीन के सरदर्द के बहाने का असली मतलब समझ चुका था। हालांकि महादेव प्रताप सिंह ने शिरीन को वहां से जाने से रोक दिया और कहा, ये बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतनी सी मदिरा से इसे ऐसा नशा हो सकता है। मेरे पास एक गोली है जो चक्कर को दूर करने में मदद कर सकती है। आपको बस इसे खाने की जरूरत है। उन्होंने बात करते ही गोली को बाहर निकाल लिया और फिर शिरीन को वो गोली पकड़ा दी। वो इतना विचारशील था कि उसने विशेष रूप से नौकर को शिरीन के लिए एक गिलास गर्म पानी लाने को कहा। शिरीन वहां से कोई भी बहाना करके नहीं निकल पाई। इसी कारण उसे उस गोली को गर्म पानी के साथ निगलना पड़ा। अब आपको कैसा लग रहा है? महादेव प्रताप सिंह ने करुणामय ढंग से पूछा। मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिरीन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकती थी। वास्तव में वो बिल्कुल भी नशे में नहीं थी। मदिरा का एक प्याला उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और वो जान चुकी थी कि मुकुट राजकुमार द्वारा उसे दी गई गोली बहुत ही ज्यादा उच्च गुणवत्ता की थी। यहाँ तक कि अगर उसने मदिरा की एक बड़ी बोतल भी पी ली होती तो वो भी एक गोली का सेवन करने के बाद आसानी से ठीक हो जाती। वास्तव में मुकुट राजकुमार के पास कई खजाने लायक दवाइयां थी। शिरीन वहां चुप करके आराम से बैठ गई और वो केवल वहां बैठ सकती थी और उसके जाने की प्रतीक्षा कर सकती थी। परिवार के लोगों ने जो कुछ भी अपनी आंखों के सामने होते देखा था वो सभी उससे हैरान थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मुकुट राजकुमार शिरीन के प्रति इतने फिक्रमंद होंगे, क्योंकि जिसकी वो इतनी परवाह कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी। शिरीन की सभी बहनें उसके मुकाबले बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उन्हें ये सब इसलिए भी अजीब लग रहा था क्योंकि शिरीन का मंगेतर रमाकांत राव वहीं पर मौजूद था। जब उसका भाई वहां था तो मुकुट राजकुमार उसके साथ इतनी अच्छी तरह से व्यवहार क्यों कर रहा था? रमाकांत राव थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था। हालांकि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके बड़े भैया उसके मंगेतर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उसके मन में उसका पुरुष अहंकार काफी आहत हुआ था। ये दिखाने के लिए वो खांसा और कुछ बोलने ही वाला था कि महादेव प्रताप सिंह ने उसे टोकते हुए कहा, मोहतरमा, हमारी माँ और आपकी माँ बहुत करीबी दोस्त थी। मेरी माँ बहुत गुस्से में थी जब उन्होंने सुना कि कोई आपको परेशान कर रहा है और आपको फंसाना चाहता है। इसी कारणवश उन्होंने मुझे आपके लिए कोई तोहफा लाने को कहा और मुझे वो तोहफा आपको देने के लिए कहा। महादेव प्रताप सिंह ने अपनी आस्तीन से एक वस्तु निकाली और उसे शिरीन को दे दिया। जब शिरीन ने वस्तु को देखा तो उसके साथ साथ हर कोई हैरान रह गया। वो रंगीन रत्नों वाला एक कंगन था। उसकी नक्काशी और रंग बिल्कुल उस तिलिस्मी पत्थर वाले कंगन की तरह लग रहा था जो अब उसकी उंगली में अंगूठी बनकर रखा हुआ था। इससे पहले कि शिरीन महादेव प्रताप सिंह को जवाब देने में कामयाब होती, उसकी उंगली पर पहनी हुई नीलम अंगूठी पागल हो गई। नकली, ये बिल्कुल नकली है। ये समुद्री डाकुओं के पास होती है। नहीं नहीं, ये एक घटिया और नकली कंगन है। मैं इस कंगन की तुलना में बहुत अधिक अच्छा दिखता हूँ। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हैं तो मैं अभी अपने मूल रूप में वापस आ जाता हूँ। नीलम अंगूठी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ये सभी चीजें शिरीन के दिमाग में चिल्ला रही थी। उसका क्रोध लगभग विस्फोट होने वाला था। शांत हो जाओ छोटू। शिरीन ने कंगन पर हाथ रख दिया। वो कोमल दिख जरूर रही थी, लेकिन जिस तरह से उसने पत्थर को संदेश दिया वो बहुत दृढ़ था। वो मेरा परीक्षण कर रहा है। यदि आप बदलने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको 10,000 साल तक जमने के लिए उस जमे हुए बिस्तर में फेंक आऊंगी। नीलम अंगूठी उसकी इस धमकी से डर गई और उसने जरा सा भी शोर करने की हिम्मत नहीं की। शिरीन ने उसे और परेशान नहीं किया, लेकिन अपना सर हल्का सा हिला दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुकुट राजकुमार, ये बहुत मूल्यवान वस्तु है। मैं इसे मुफ्त में कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? और तो और मेरे पास पहले से ही एक अंगूठी है सुंदर सी। आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव प्रताप सिंह ने अंगूठी को देखा और कहा, मोहतरमा, आपकी अंगूठी बहुत साधारण सी दिख रही है। वो आपकी खूबसूरती से मेल नहीं खाती। नीलम अंगूठी वास्तव में गुस्से से आग बबूला हो रही थी।
शिरीन ने नीलम अंगूठी को शांत करने के लिए अपनी उंगलियों से अंगूठी को थपथपाया। वो मुस्कुराई और अपनी कही बात को दोहराया। हालांकि ये कंगन सामान्य नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अभी भी इसे पसंद नहीं कर पा रही हूँ। ये अंगूठी भगवान की तरफ से मेरे लिए एक उपहार है। मेरा इसे एक बार पहनने के बाद उतारने का बिल्कुल मन नहीं करता। उसने बोलना जारी रखा क्योंकि उसे लगा महादेव प्रताप सिंह अभी भी उसे कंगन लेने पर मजबूर करना चाहते हैं। मुझे हल्के रंग पसंद है और मैं जटिल नक्काशी और रंगों की प्रशंसक नहीं हूँ। मुकुट राजकुमार द्वारा प्रस्तुत कंगन बहुत अद्भुत है, लेकिन ये मेरी आंखों को पसंद नहीं आ रहा है। महादेव प्रताप सिंह अब उसे और मजबूर नहीं करना चाहता था। उसने कंगन को अपने आस्तीन में रख लिया। रमाकांत राव ने राहत की सांस ली। वो शाही परिवार में बड़ा हुआ था और वो जानता था कि कंगन पर लगा हुआ रत्न बहुत ही ज्यादा कीमती था, विशेष रूप से नीलम, जो कई हजार सोने की मोहरों के लायक था। अगर वो कंगन स्वीकार कर लेती तो शिरीन अपने मंगेतर को शर्मिंदा कर देती। रमाकांत राव ने महसूस किया कि वो छोटी लड़की अभी भी उससे सच्चा प्यार करती थी। वो महादेव प्रताप सिंह के सौंदर्य से विचलित नहीं हुई। रमाकांत राव को बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी जब उसने अपने भाई के साथ वजीर के निवास में कदम रखा था। तब से वो एक पत्ते की तरह लग रहा था जो एक फूल के समर्थन के लिए होता है। सभी का ध्यान केवल मुकुट राजकुमार पर था और उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो वहां आने के बाद से ही उदास सा था, लेकिन आखिरकार अब उसका आत्मविश्वास वापस आ गया था। उसने महादेव प्रताप सिंह पर एक नजर डाली और अपनी जेब से एक पन्ना निकाला और वो बोल पड़ा, शिरीन, मैं अच्छे से जानता हूं कि आपको हल्के रंग बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आप अभी एक छोटी लड़की हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर आपके पास कोई सामान ना हो। मुझे ये कुछ दिन पहले ही नीलामी में मिला है। ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा। इसे रखो और मुझे पहन कर दिखाओ। पन्ना स्पष्ट और पारदर्शी लग रहा था क्योंकि वो उसकी हथेली पर पड़ा था और उसके आर पार देखा जा सकता था। शशिकला ये सब देखकर काफी परेशान थी। उसे वो पन्ना बहुत पसंद था और उसने पहले भी रमाकांत राव को ये बताया था। रमाकांत राव मुस्कुराया और शशिकला से कहा वो उसे एक आश्चर्यचकित कर देने वाला तोहफा बहुत जल्द देगा, लेकिन फिलहाल ये तोहफा शिरीन को देना चाहता है। शशिकला इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। शिरीन ने पन्ने को देखा और महसूस किया कि वो काफी अच्छा था और उसकी कीमत शायद 20 से 30 हजार सोने की मोहरें थी। 12वें राजकुमार अब अपनी मंगेतर पर अधिक खर्चा करने के लिए तैयार लग रहे थे। शिरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, 12वें राजकुमार, क्या आप ये पन्ना मुझे देने के लिए लाए हैं? रमाकांत राव ने सर हिलाया और कहा, बेशक, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। शिरीन ने उत्तर दिया और कहा, ये पहली बार है जब आपने मुझे इतना मूल्यवान तोहफा दिया है। ये गलत हो जाएगा अगर मैं इसे अस्वीकार करूंगी तो। वास्तव में उसने पहले जो भी उपहार शिरीन के लिए खरीदे थे वो कुछ भी नहीं थे। वो सभी बहुत बेकार थे। रमाकांत राव ने खुश होकर कहा, निश्चित रूप से मैं आपका मंगेतर हूं और आपको मेरे द्वारा खरीदे गए उपहारों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। शिरीन ने उससे पन्ना ले लिया और कहा, फिर मुझे आपको धन्यवाद तो जरूर कहना चाहिए। रमाकांत राव खुश था और महादेव प्रताप सिंह को चिढ़ाने वाली नजरों से देख रहा था। महादेव प्रताप सिंह भावहीन होकर वहां बैठा था। रमाकांत राव को लगा कि आखिरकार उसने लड़ाई जीत ली थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शिरीन, आप मुझे रमाकांत राव कहकर ही संबोधित किया करें। क्या आप ऐसा करना जारी रख सकती हैं? आप मेरी मंगेतर होने के बावजूद मुझे राजकुमार कह के बुलाएं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। कमलाताई, आपकी पाटीदार की लाल सलवार इस पन्ने के साथ बहुत प्यारी लगेगी। यहाँ आइए जरा आप। शिरीन ने बिना किसी की तरफ देख अपनी नौकरानी के हाथ में वो पन्ना रख दिया। कमलाताई शिरीन की नौकर और एक अंगरक्षक की तरह थी जो उसके प्रति बहुत वफादार थी। आमतौर पर वो ऐसी चीजें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, मगर शिरीन ने उसे कुछ मूल्यवान दिखा दिया था, इसीलिए उसने वो पन्ना रख लिया। परंतु शिरीन की इस हरकत ने 12वें राजकुमार को आग बबूला कर दिया। कमलाताई ने तुरंत ही शिरीन को खुशी से धन्यवाद बोला और उस पन्ने को अपनी आस्तीन में रख लिया। उसने भी जानबूझकर उस पन्ने को इधर उधर घुमाते हुए कहा, ये मुझ पर काफी जचेगा छोटी मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिरीन मुस्कुराई और कहा, मुझे खुशी है कि आपको इतना पसंद आया। वास्तव में 12वें राजकुमार की आंखें काफी तेज हैं और तोहफा खरीदने में उनका स्वाद भी काफी अच्छा है। कमलाताई, आपको इस तोहफे के लिए राजकुमार को धन्यवाद देना चाहिए। कमलाताई ने तुरंत रमाकांत राव को धन्यवाद दिया।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। रमाकांत राव गुस्से में पागल हो गया था और वो बोल पड़ा, शिरीन तुम नौकर को इतना कीमती पत्थर क्यों दे रही हो? शिरीन ने भौचक्का होकर पूछा, क्या आपने तोहफा मुझे नहीं दिया है? बेशक ये आपका ही है, रमाकांत राव ने जवाब दिया। क्योंकि आपने मुझे तोहफा दिया है तो मुझे तय करने का अधिकार होना चाहिए कि मैं इसके साथ क्या करना चाहती हूँ। क्यों, ठीक है ना? रमाकांत राव आवाक था। वो चुप रहा और तेजी से अपनी पलकें झपकाता रहा। आपको उन चीजों को संभाल कर रखना चाहिए जो चीजें मैं आपको ला कर देता हूँ। आपको वो चीजें अन्य लोगों को नहीं देनी चाहिए, शिरीन ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तो ऐसी बात है। कमलाताई, 12वें राजकुमार को पन्ना अभी लौटाएं। हाँ मालकिन, अभी लौटाती हूँ। कमलाताई ने जल्दी से पन्ने को उतार कर रमाकांत राव के सामने रख दिया। ये बात तो मुझे अब समझ आई कि 12वें राजकुमार वास्तव में इसे हमारी मालकिन को देने के लिए नहीं लाए थे। कोई बात नहीं, मैं अभी इसे फिर से आपको दे देती हूँ। रमाकांत राव हैरान और आवाक था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस चीज पर शिरीन ऐसी प्रतिक्रिया देगी। उसने सोचा कि वो लड़ाई जीत चुका है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसने अपने लिए ही कब्र खोद ली है। वो गुस्से के प्रभाव में आकर अचानक से उठ खड़ा हो गया और कहने लगा, आप? वो अपनी बात जारी नहीं रख सका, क्योंकि उसने गलती से फर्श पर वो कीमती पत्थर गिरा दिया। वो पत्थर 8 टुकड़ों में बिखर चुका था। रमाकांत राव एक भी शब्द बाहर नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि वो टूटते हुए पत्थर को देख रहा था। हालांकि वो एक राजकुमार था, लेकिन उसने हाल ही में अपने विशेषाधिकारों को वापस पाया था, और वो अन्य राजकुमारों की तरह बहुत अमीर नहीं था। ये विशेष खजाना उसकी कुल संपत्ति का कम से कम 1/3 हिस्सा था, लेकिन अब वो टूट गया था। वो गुस्से में था और फिजूल खर्ची का दर्द महसूस कर रहा था। वो शिरीन को एक मुंहतोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही वो ऐसा करता, श्याम सिंह ने जल्दी से कहा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। माफ कर दीजिए राजकुमार। शिरीन अभी भी युवा है, मुझे उम्मीद है कि आप उसे माफ कर देंगे। उसने अपनी बेटी को डांटा। शिरीन, आपको अन्य लोगों को अपने तोहफे नहीं देने चाहिए, समझी? शिरीन ने व्यंग करते हुए कहा। मुझे क्षमा करें पिताजी, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। मुझे तोहफा पसंद नहीं आया था, लेकिन मुझे डर था कि राजकुमार के दिए तोहफे को सीधा स्वीकार करना अशिष्ट हो सकता है, क्योंकि महाराज को लगता है मेरा उन्हें ना कहने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। निर्णय लेने के लिए मैं आपको वो सब कुछ लौटाऊंगी जो आपने मुझे आज तक दिया है। उसने फिर अपने नौकर को ध्यान से संकेत दिए। जाओ और 12वें राजकुमार द्वारा इतने वर्षों में मुझे दिए गए सभी पुराने उपहारों को प्राप्त करो। कमलाताई ने तुरंत शिरीन का हुक्म सुना और कमरा छोड़कर चली गई। रमाकांत राव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो बोल पड़ा, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। कमलाताई काफी तेज थी। वो काफी कम समय में एक बैंगनी रंग के डब्बे के साथ लौट आई। मालकिन, यहाँ आपके मंगेतर द्वारा दिए गए सभी उपहार हैं। शिरीन ने डब्बा खोला और रमाकांत राव को दे दिया। मेरे महाराज, कृपया जांच कर लें और इसे अपने पास रख लें। जब श्याम सिंह ने डब्बे के अंदर की चीजों को देखा तो वो परेशान हो गया। आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का अगला भाग है, शिरीन का भेद। डब्बे के अंदर की चीजें सस्ती और कम गुणवत्ता वाली थी। उसने उसे कंचे, एक रिबन, कुछ सिक्के और एक छोटी सी घंटी दी थी। बॉक्स के अंदर काफी चीजें थी, लेकिन सभी बेकार थी। उन सब में से सबसे मूल्यवान चीज एक तांबे की अंगूठी थी, जिसकी कीमत 1 रुपये से अधिक नहीं होगी। श्याम सिंह विश्वास नहीं कर सकता था कि एक राजकुमार अपनी मंगेतर को ऐसी सस्ती और घटिया चीजें देगा। ये तोहफे एक औसत आय अर्जित करने वाले के लिहाज से भी बदतर थे। श्याम सिंह वो तोहफे देखकर बहुत परेशान हो गया था। शुरुआत में श्याम सिंह को लगा कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब जब शिरीन द्वारा राजकुमार के दिए तोहफे दिखाए जा चुके थे तो उन्हें ऐसा लगा कि राजकुमार रमाकांत राव उनकी बेटी द्वारा की जा रही बेइज्जती के हकदार थे। लेकिन एक दुखद बात यह थी कि वो शाही परिवार के एक राजकुमार थे और उसकी बेटी के होने वाले मंगेतर भी थे।
वो अच्छे से जानते थे अगर उन्होंने इस मामले को अभी शांत नहीं किया तो शादी के बाद राजकुमार इस अपमान का बदला शिरीन से ले सकता था और उसकी शादी के बाद वाली जिंदगी को नर्क बना सकता था। इसीलिए घर के बाकी लोगों को चुगली करने से रोकने के लिए श्याम सिंह ने डब्बे को बंद कर दिया। उसने अपना गला साफ किया और कहा, शिरीन, ये सब आपको राजकुमार द्वारा दिया गया है। मैं आपको इन्हें अपने पास रखने में मदद करूंगा और जब आप शादी करके घर जा रही होंगी तो मैं डब्बा आपको वापस कर दूंगा। इसके बाद श्याम सिंह ने रमाकांत राव की ओर देखा और कहा, मेरे राजकुमार, शिरीन आपकी मंगेतर है और वो आपको तहे दिल से प्यार करती है, नहीं तो वो इन सभी बेकार उपहारों को क्यों संजो कर रखती। मुझे आशा है कि आप उसके प्यार की और ज्यादा सराहना कर सकते हैं और उसे अपना प्यार दिखाने का अधिक प्रयास कर सकते हैं और निराश करना बंद कर सकते हैं। उसके प्यार को अधिक तवज्जो दें। रमाकांत राव खुद को शर्मिंदा और दोषी महसूस कर रहा था, इसीलिए वो बोल पड़ा, मैं इसके साथ आगे से अच्छा व्यवहार करूंगा। शिरीन ने अपना सर झुका लिया और कुछ भी कहने से पहले रमाकांत राव की ओर देखा और कहा, कितने अच्छे से व्यवहार करेंगे। उसने पूछना जारी रखा, क्या आप मेरे साथ अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे जैसे कि आप बड़ी बहन शशिकला के साथ व्यवहार करते हैं। रमाकांत राव दंग रह गया और बोला, हम सिर्फ दोस्त हैं और मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा कि मैं दूसरे दोस्तों के साथ करता हूं। ये दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं। आप भविष्य में मेरी पत्नी होंगी। हालांकि वो शिरीन को डांट रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो शिरीन के दिल में बसा हुआ है। क्या शशिकला ईर्ष्यालु हो चुकी थी? जलन होने पर शशिकला रमाकांत राव को और ज्यादा प्यार करती थी। शिरीन ने उत्तर दिया, मैं देख रही हूँ कि वो कितनी दोस्त है आपकी। ओ हाँ, मैंने किसी को ये कहते सुना था कि मित्र हमारी भुजाओं के समान होते हैं और एक पत्नी केवल वस्त्रों की तरह होती है। क्या आप अपनी बाहों के लिए अपने वस्त्रों का त्याग कर देंगे? रमाकांत राव पूरी तरह से आवाक हो चुका था। उसने होश को संभालते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? आपने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। मैं आपसे भविष्य में अच्छा व्यवहार करूंगा और किसी को भी आपको धमकाने या तंग करने नहीं दूंगा। शिरीन ने चाय की प्याली उठाई और शशिकला की तरफ देखते हुए कहा और उससे एक सलाह मांगी, क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ बड़ी बहन? शशिकला बिल्कुल पीली पड़ गई। वो शिरीन की बातों को सुनकर इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो अपनी आस्तीन के किनारे पर चुटकी काटना बंद नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी, मुझे भी यही लगता है कि आप आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हैं। मैं और 12वें राजकुमार, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं है। आखिरकार इस बातचीत का अंत हो गया था। मुकुट राजकुमार, जो चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, वो अचानक उठ खड़े हुए और उसने श्याम सिंह की ओर देखते हुए कहा, वजीर श्याम सिंह, आप हमारे वंश के स्तंभ हैं। आपकी सेवा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपका धन्यवाद। भीमपुर राज्य के नियमों के अनुसार राजाओं को उनसे खुश होने के बाद जागीरदारों को घुटने टेकने पड़ते थे और उनका आभार व्यक्त करना पड़ता था। श्याम सिंह इन नियमों से अच्छी तरह परिचित थे। वो जल्दी से नीचे झुके और बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। महादेव प्रताप सिंह ने कुछ कदम आगे बढ़ाए ताकि वो श्याम सिंह को उठने में मदद कर सके, लेकिन उसने गलती से उस कुर्सी पर लात मार दी जिस पर शिरीन बैठी थी और वो उसके ऊपर गिर गई। शिरीन उसके सुंदर चेहरे को तेजी से बड़ा होता देख सकती थी। वो टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को ये करने से रोक दिया, अन्यथा बहुत बड़ी परेशानी हो जाती। महादेव प्रताप सिंह उसके ऊपर गिर गए और एक जोरदार धड़ाम की आवाज सुनाई दी। दोनों लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वो टकराकर नीचे फर्श पर गिर गए और दुर्भाग्य से इस बार शिरीन एक मानव तकिया बन गई थी। लेकिन सौभाग्य से मुकुट राजकुमार ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके शिरीन का सर नीचे लगने से बचा लिया। दोनों एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए। लंबे और विशाल मुकुट राजकुमार छोटी सी शिरीन के शीर्ष पर थे और शिरीन का दम लगभग घुट चुका था। किसी को भी ऐसा सब कुछ होने की उम्मीद नहीं थी और वो सभी थोड़ा समय के लिए स्तब्ध रह गए थे। महादेव प्रताप सिंह हैरान था और थोड़ी देर के लिए वो उसी स्थिति में रहा। शिरीन ने जल्दी से उसे दूर धकेल दिया और चिल्लाई, महाराज,
महादेव प्रताप सिंह सदमे से उबर गया और थोड़ी देर के लिए उसने शिरीन की आंखों में आंखें डालकर देखा। ये सब होने के बाद जब वो उठ खड़े हुए तब जाकर मुकुट राजकुमार ने उस गलती के लिए शिरीन से माफी मांगी। उसने शिरीन को ऊपर की ओर खींच लिया और बड़ी चिंता के साथ पूछा, क्या आप ठीक हैं? वो काफी तेज था, लेकिन शिरीन ने महसूस किया कि ताज राजकुमार कुछ अजीब से महसूस हो रहे हैं। जब वो उसकी आंखों में देख रहे थे तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। सौभाग्य से वो बहुत जल्दी ठीक हो गई और उसने अपने हाथ वापस खींच लिए थे। शिरीन ने खड़े होकर अपनी उंगलियों से अपने बालों में कंघी की और ठीक किया। फिर वो बोली, मैं अभी लगभग मर ही चुकी थी। सौभाग्य से इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, महादेव प्रताप सिंह की उंगलियां उसकी नसों पर लग गई। युद्ध कला में निपुण लोग आमतौर पर अन्य लोगों को अपनी नब्ज को छूने की अनुमति नहीं देते। शिरीन अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीक के साथ संघर्ष कर रही थी। उसका मन वहां से भागने की कोशिश करना चाहता था। हालांकि वो अपने मन को नियंत्रित करने में कामयाब रही और बोली, आप ये क्या कर रहे हैं मुकुट राजकुमार? वो फिर से कमजोर दिखने का अभिनय करने लगी, क्योंकि वो युद्ध कला में अपने ज्ञान को उजागर नहीं कर सकती थी। लेकिन मुकुट राजकुमार बार बार उसकी इस कमी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। महादेव प्रताप सिंह ने उसे जाने दिया और कहा, सौभाग्य से आप बिल्कुल ठीक हैं। यदि आपको कोई चोट लगी होती तो मैं